स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं +2 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशन। तो देखो, आज हम जो है यह हमारा 4th लेक्चर है और आज 4th या लास्ट लेक्चर भी कह सकते हो। आज इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाए तो उसका बिजनेस और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पढ़ेंगे। और एक हम इसका भी छोटा सा टॉपिक है, 1991 में कोई नई आर्थिक नीति बनी थी, तो इस नीति को सक्सेसफुल बनाने के उद्देश्य से कुछ कदम उठाए गए थे, उन कदमों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये जो 1991 में पॉलिसी बनी थी उसको सही तरीके से लागू करने के लिए उठाए गए कदम है ये। तो सबसे पहले नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। देखो, औद्योगिक नीति के अंदर देश की जो प्राथमिकताएं होती है वो होती है आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उनमें की उनके उद्योगों की भूमिका निश्चित करना। अब नई जो औद्योगिक नीति है इसमें उद्योगों को लाइसेंस और अन्य जो बहुत सारे कंट्रोल थे उनसे मुक्त कर दिया गया था और इसमें आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हाई टेक्निक को यूज़ करने पे बल दिया गया। और साथ में ही इस नीति के अंदर जो 1991 में आई थी, इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र था, पब्लिक सेक्टर था, उसकी जो भूमिका थी उसमें कटौती गई, यानी कि उसको संकुचित कर दिया गया, उसका एरिया कम कर दिया गया। और विदेशी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई, यानी कि विदेशी जो निवेश है वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए MRTP एक एक्ट होता था, उसको समाप्त कर दिया ताकि कंपनियां जो है निवेश से संबंधित निर्णय आसानी से ले सके। इसी तरह एक फेरा नाम का एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, फेरा, इसको समाप्त करके इसकी जगह एक फेमा नाम का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। तो इस तरह से नई जो औद्योगिक नीति है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसको हम अच्छे ढंग से डिटेल में स्टडी करेंगे, जिनसे हमें पता चल जाएगा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या कुछ नया किया गया था। सबसे पहला पॉइंट आता है अबोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। तो जो नई औद्योगिक नीति थी उससे पहले भारतीय जो उद्योग थे या इंडिया में जो इंडस्ट्री लगाई जाती थी उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था और इसका कठोरता से पालन किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद ज़्यादातर उद्योगों को लाइसेंस या बहुत सारे प्रतिबंधों से अब मुक्त कर दिया गया। सेकंड है फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी। पहले टेक्निक विदेश से लाने में बहुत मुश्किल होती थी, नहीं ला सकते थे। अब जो क्या है, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है तो आधुनिकीकरण के लिए किस पे बल दिया गया, हाई टेक्निक पे, हाई टेक्निक को यूज़ करने के लिए। अब अगर कोई ज़रूरी टेक्निक है, आवश्यक टेक्निक है, उसको विदेशों से फॉरेन टेक्निक कोलैबोरेशन के अंदर आसानी से उसको लाने की अनुमति मिल जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसका तो देखो, सार्वजनिक क्षेत्र था वो घाटे में चल रहा था, या जो घाटे में इकाई चल रही थी उन इकाइयों को विस्तार करने पे जोर नहीं दिया बल्कि उनका विनिवेश कर दिया गया। विनिवेश का मतलब होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ थी उनको निजी उद्यमियों के हाथों में सौंप दिया या निजी उद्यमियों को बेच दिया, तो उसी को विनिवेश कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो बीमार इकाइयाँ मतलब जो लॉस में चल रही थी, जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री या जो कम प्रॉफिट पे चल रही थी, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। और ये क्या था, एक प्राइवेटाइजेशन का ही एक मीडियम था, उसी के थ्रू ये सारा काम हुआ। जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर में बेची गई। इसके बाद है फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो विदेशी पूंजी को देश में लाने के लिए या विदेशी निवेश को देश में आकर्षित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। कौन कौन से कदम उठाए गए? सबसे पहले 1991 में जो हाई प्रायोरिटी वाले 34 सेक्टर थे
उनमें 51% तक विदेशी पूंजी का निवेश, यानी कि विदेशी कंपनियां उनमें 51 तक निवेश बिना सरकारी अनुमति के करने की इजाज़त देगी। दूसरा, जो एनआरआईज होते हैं या निर्यात गृह होते हैं, एनआरआई जो होते हैं वो निर्यात गृहों, अस्पतालों और होटल्स में 100% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं, पूरी छूट है उनको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, विदेशी जो निवेश प्रस्ताव, ये जो विदेशी निवेश से रिलेटेड जो भी प्रपोजल थे उनको जल्दी शीघ्रता से पास करने हेतु, यानी कि जो भी विदेशी प्रपोजल होते हैं वो पास करवाने होते हैं, तो इनको पास करवाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई और उस बोर्ड का नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब जितने भी विदेशी व्यापार से रिलेटेड जो भी प्रपोजल होंगे वो इस बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे पास। इसके बाद है विदेशी निवेश को द्वारा लाभांश को अपने देश में ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाया। 1991 से पहले जो विदेशी कंपनी भारत में अपना प्रॉफिट कमा रही थी तो उसको विदेश में ले जाने पे प्रतिबंध था, पर अब 1991 के बाद नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो कुछ परसेंट अपना जो प्रॉफिट है वो अपने देश में, अपने होम कंट्री में ले जा सकती है। इसके साथ ही एक जो MRTP एक्ट की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, कि MRTP जो एक्ट था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके समाप्त होने के बाद अब फायदा क्या हुआ, अब जो कंपनियां हैं वो अंश जारी कर सकती है, अपना विस्तार कर सकती है, और अगर नई इकाई, अगर नई यूनिट, अगर नई ब्रांच अगर वो खोलना चाहती है तो उसको सरकार की अनुमति नहीं है। पहले इस एक्ट के थ्रू इन सभी कामों को करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी, उसके बाद वो ये काम कर सकती थी, पर अब उनको फ्री कर दिया गया है, ये एक्ट ही हटा दिया गया है। फेरा नाम का जो एक्ट था उसको भी हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, फेमा नाम का एक्ट बनाया। अब इस एक्ट के आने के बाद जो विदेशी विनिमय से रिलेटेड जो भी डीलिंग थे वो उनमें डीलिंग करना बहुत आसान हो गया। पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी तो वो हट गई है इस एक्ट के आने के बाद। लघु उद्योगों की भूमिका को महत्व में भी वृद्धि करने की, या हम कह सकते हैं कि लघु उद्योग जो स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं उनके विकास करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए या उनकी भूमिका के महत्व को भी बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरी जो है वो थी न्यू ट्रेड पॉलिसी, व्यापार से रिलेटेड नीति। तो जो व्यापार नीति होती है उसका अभिप्राय ऐसी पॉलिसी से होते हैं जिसके माध्यम से जो विदेशी व्यापार होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे उदारीकरण के कारण, उदारीकरण होने के कारण क्या हुआ, व्यापार नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और विशेषकर कौन से, विदेशी व्यापार से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया, यानी कि जो पुराने प्रतिबंध थे उनको एक ही झटके के अंदर हटा दिया गया। तो अब हम इसमें न्यू ट्रेड पॉलिसी के कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो इसमें खास पॉइंट है। कुछ ही मदों को छोड़कर बाकी सभी के जो आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगे हुए थे वो समाप्त कर दिए। पहले बहुत सारी ऐसी गुड्स थी, उन बहुत लंबी लिस्ट थी जिसका हम ना तो इंपोर्ट कर सकते ना एक्सपोर्ट कर सकते, पर अब कुछ एक मदें रखी है रिस्ट्रिक्शन में, बाकी को ओपन कर दिया गया। आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर था कुछ मदों पर तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और कुछ पर बहुत कम कर दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको बहुत आसान बना दिया गया है। विदेशी विनिमय को खुले बाजार में क्रय विक्रय हेतु फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना की गई, यानी कि जो विदेशी विनिमय है, फॉरेन जो एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है, उसको खुले बाजार में खरीदने और बेचने के लिए एक फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना की गई, उसके अंदर एक्सचेंज किया आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आता है 1994-95 में चालू खातों पर पूर्ण परिवर्तनीयता, यानी कि फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट पर। पहले कन्वर्टिबिलिटी नहीं थी तो अब इसको लागू कर दिया गया। तो
चालू खाता होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि विदेशों से जो भी हमारी डीलिंग होती है उनके जो अकाउंट होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड आइटम, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आती है जो फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं, हम करते हैं दूसरी कंट्री में जाकर, और विदेशी जो है अपनी कंट्री में आकर करते हैं, तो इनको कहते हैं दोनों को, एक को करंट अकाउंट और दूसरे को कैपिटल अकाउंट। अब फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है चालू खाते से संबंधी यानी करंट अकाउंट से रिलेटेड जो मदें हैं उन पर भुगतान जो है, भुगतान और प्राप्तियों के लिए विदेशी विनिमय को विदेशी विनिमय बाजार में स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय करने से है। अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि विदेशी विनिमय को खुले बाजार में हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर इन अकाउंट्स के थ्रू खुले बाजार में खरीदने और बेचने पर छूट दे दी। दूसरा और इजी करके दूसरा इन्होंने कहा है कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट जो है पूंजी खाते से संबंधित विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही हो सकता है। यानी कि जो करंट अकाउंट था उससे रिलेटेड डीलिंग थी उनको हम खुले बाजार में क्रय विक्रय के द्वारा कर सकते हैं, चाहे भुगतान हो चाहे प्राप्तियां। पर दूसरी ओर जो हमारी कैपिटल अकाउंट है उससे रिलेटेड कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो होगी, वो जो भी बाइंग और सेलिंग की डीलिंग होगी वो आरबीआई के द्वारा जो रेट डिसाइड की गई है उसी के बेस पर होगी। अगला है निर्यात बढ़ाने के लिए अपने इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जोन स्थापित किए गए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये ऐसे जोन का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक एरिया, उसमें ऐसी इंडस्ट्री ही इस्टेब्लिश की गई जिनमें होने वाला प्रोडक्शन टोटली एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस कारण से इन्होंने इसका नाम रखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इनका नाम रखा है क्योंकि इनका सारा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इन यूनिट में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए गए, बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ दी गई। तीसरा जो कदम था वो था फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म राजकोषीय सुधार। सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति होती है उसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हर साल फिस्कल डिफिसिट हो जाती है। 1990 और 91 की बात करें तो जो हमारा फिस्कल डिफिसिट था वो जीडीपी का 8% था। अब डिफिसिट होता क्या है? डिफिसिट का मतलब होता है कि देश के जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो टोटल इनकम से ज़्यादा होते हैं, यानी कि फिस्कल डिफिसिट इनटू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अब मान लेते हैं हमारी एक्सपेंडिचर है 10 करोड़ और इनकम है 8 करोड़, तो डिफिसिट कितनी आ जाएगी? -2 करोड़। तो इस तरह से फिस्कल डिफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है और ये होती है जीडीपी की परसेंटेज निकाली जाती है। इससे रिलेटेड पॉइंट आता है कि जीडीपी होती क्या है। अभी ऊपर जीडीपी आया ना, जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बताया? ग्रोस। इस जीडीपी का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित, क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड बोल रहा है। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। यानी कि एक वर्ष में जो भी हमने वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की उनका जो कुल मौद्रिक मूल्य है वो हमारी क्या होगी? जीडीपी। यानी कि ग्रोस वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब इसमें से अभी हमने एक्सपेंसेस को नहीं घटाया है, ग्रोस है। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी कि ऐसा मूल्य जिसको मुद्रा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है वो हमेशा अभी बताया कि आपको जीडीपी के परसेंट के रूप में ही प्रेजेंट किया जाता है और वर्तमान में भारत सरकार इसे 4% तक लाने की कोशिश कर रही है। अभी 1990, 91, 94, 95 की बात करें तो ये था 8% के आसपास। इसके बाद आता है कि इसका समाधान कैसे हो, सॉल्यूशन ऑफ फिस्कल डिफिसिट, यानी कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सके।
तो इसके लिए समाधान करने का तो यही तरीका है। पहला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट की जो इनकम है या सरकार की इनकम है वो बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक तरीका है सुधार करने का। दूसरा है जो टैक्स की प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा सरल किया जाए। सरल करने का मतलब है कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर टैक्स देने के लिए इंक्लूड हो जाए। थर्ड है आयात करों में भारी कटौती की जाए। आयात ज़्यादा से ज़्यादा आयात करे या आयात पर जो कर लगते हैं उनमें भी कटौती की गई है। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन बताया गया है। इसके बाद आता है मॉनेटरी रिफॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, आपको अच्छे ढंग से याद करना है। तो ये इकोनॉमिक्स में भी आएगा आपका। मौद्रिक नीति इकोनॉमिक रिफॉर्म एक कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मनी से रिलेटेड कंट्रोल करने के लिए होती है, जो हमारी ये कह सकते हैं मनी की जो सप्लाई होती है और मनी की डिमांड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। और इस नीति में सुधार अगर कुछ करते हैं इस पॉलिसी में तो उसको ही मौद्रिक सुधार कहते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु करते हैं हम, उससे हमें अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर को कम किया गया। एसएलआर होता क्या है आप देखो, एक जो व्यापारिक बैंक होता है उसको अपनी शुद्ध मांग यानी कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत तरल कोषों के रूप में रखना होता है। यानी कि एक जो बैंक है उसकी जो नेट डिमांड है और जो टाइम लायबिलिटी है उतने रुपए का कुछ परसेंटेज जो है उसको अपने फंड में लिक्विड यानी कैश में अपने पास डिपॉजिट रखना होता है, उसी को ही एसएलआर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़े, जैसे टाइम लायबिलिटी है, कुछ टाइम बाद कोई आकर ये कह दे कि मुझे तो इतने करोड़ रुपए दो, तो बैंक के पास अगर फंड में होंगे तो वो तुरंत पे कर देगी उनको, अगर नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएगी। तो इसी कारण से इनको एसएलआर रखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद सेकंड है बैंकों को जमा पर ब्याज दर निर्धारित करने की छूट दे दी गई है। पहले आरबीआई करता था, अब इनको ये छूट मिल गई है। अब देखो तो आप हर एक बैंक की जो इंटरेस्ट की रेट है वो अलग अलग होती है, एसबीआई की अलग, पीएनबी की अलग, हर एक की अलग अलग होती है। तो इनको फ्रीडम मिल गई है, वो अपना इंटरेस्ट की जो रेट है खुद डिसाइड करते हैं। बैंकों की आय पहचान इनकम रिकॉग्निशन के नए स्टैंडर्ड निश्चित किए गए। पहले जो है बैंकों की इनकम किससे होती है, यही माना जाता था कि केवल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उससे इनकम होती है, यानी कि जो इंटरेस्ट वो लोन पे जो लोन देते हैं उन पे रिसीव करते हैं और जो सेविंग पे इंटरेस्ट देते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वही इनकम होती है। पर अब इसके जो इनकम के अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए, क्योंकि आजकल बैंक केवल एक सेविंग और लोन देने का ही काम नहीं करता, इसके अलावा और बहुत सारे काम करते हैं, तो उनसे भी बैंकों को इनकम होती है। तो इस तरह से इनके अलग अलग पहचान बनाई गई। इसके बाद है नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज जो बैंक थे, बैंकों को पूंजी बाजार में अंश जारी करके धन इकट्ठा करने की अनुमति दी। इससे पहले जो बैंक थे उन पर प्रतिबंध था कि वो शेयर मार्केट में अपने जो शेयर है उनको लिस्टेड नहीं करवा सकते। तो इस पॉलिसी के बाद उनको ये परमिशन मिल गई है और वो शेयर मार्केट से भी अब शेयर कैपिटल मार्केट से भी वो शेयर इश्यू करके कैपिटल कलेक्ट कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। पहले केवल सारे नेशनलाइज्ड बैंक थे, जितने भी पहले प्राइवेट थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया मिला के, और अब जो है इस पॉलिसी के बाद प्राइवेट बैंक स्थापित कर सकते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं उनको पूरा करके। पांचवा जो कदम है वो है हमारा कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट होता क्या है? जिस मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया, प्रतिभूति होती है शेयर और डिबेंचर, उनका क्रय जिस मार्केट में किया जाता है उसी को ही कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब इससे संबंधित सुधारों को ही, इससे रिलेटेड कुछ अगर सुधार किए जाएंगे तो उन सुधारों को पूंजी बाजार का में सुधार कहा जाएगा। ये जो कैपिटल मार्केट होती है वो किसी कंट्री की जो उसकी कोई भी कंट्री या कोई भी अर्थव्यवस्था है उसकी धुरी होती है, और सरकार जो है
इसके विकास के लिए जो जो कदम उठाती है वह सबसे पहला नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस एनआरआई तथा विदेशी कंपनियों के द्वारा पोर्टफोलियो में निवेश की स्कीम के अंदर भारतीय कंपनियों के ऋण पत्र क्रय करने की सीमा को बढ़ाया। पहले जो है विदेशी जो कंपनियां हैं या जो एनआरआई है वो अपनी कंपनियों के शेयर या ऋण पत्र जो खरीदते थे उनकी सीमा कुछ फिक्स थी। अब उनकी चाहे वो शेयर चाहे डिबेंचर परचेज करे उनकी कुछ टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना भी की गई जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब कैपिटल मार्केट को यही मैनेज करता है ये बोर्ड। इसके बाद आता है हमारा ऋण पत्रों पर पहले जो डिबेंचर थे ब्याज से संबंधित, पहले जो डिबेंचर थे उन पर जो ब्याज था वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता था या कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता था कि एक डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। पर इस पॉलिसी के आने के बाद वो जो प्रतिबंध था वो हट गया है। अब डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जहां इक्वल होगी वहीं उसका ब्याज फिक्स होगा। इसके बाद जारी किए जाने वाले अंशों के मूल्य को निश्चित करने वाला कार्य, पहले जो भी कंपनी अंश जो जारी करती थी फर्स्ट टाइम उसका जो मूल्य था वो एक ऑफिस था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, इसके द्वारा फिक्स किया जाता था। अब उस ऑफिस को ही सीसीआई ऑफिस को ही समाप्त कर दिया और अब कंपनियां अपने अंशों के मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं, यानी कि ये वो मूल्य नहीं है कि मार्केट में जो मूल्य चल रहा है वो कंपनी निर्धारित करती है, नहीं। जब कंपनी फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू करती है तो वो जो मूल्य निर्धारित करके फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करती है उसको उस मूल्य के बारे में यहाँ बात हो रही है कि वो अपना मूल्य खुद निर्धारित करके शेयर इसमें इशू कर सकती है। निजी क्षेत्र को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति, पहले केवल ये पब्लिक जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसी में ही था, अब प्राइवेट सेक्टर को भी ये अनुमति मिल गई है। पहले ब्रोकर्स होते थे, अब ब्रोकर के नीचे और ब्रोकर जिसको सब ब्रोकर कहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। पहले केवल ब्रोकर्स का ही होता था रजिस्ट्रेशन, सब ब्रोकर्स नाम की कोई टर्म्स ही नहीं थी कैपिटल मार्केट में। अब देखो ज़्यादा लोगों का रुझान हो गया, कैपिटल मार्केट में शेयर खरीदने लगे तो इस कारण से वहाँ भीड़ बढ़ने लगी, काम का लोड बढ़ने लगा। तो जो ब्रोकर्स थे उनके नीचे सब ब्रोकर, जो ब्रोकर्स अपने बंदों से काम करवाते थे उनको सब ब्रोकर का नाम देकर उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया। अगला पॉइंट आता है हमारा फेजिंग आउट सब्सिडी। यहाँ पे वर्ड देखना, फेजिंग आउट सब्सिडीज, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट, इसको ध्यान से समझना। इसके रूप में दिए जाने वाले निर्यात अनुदान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर है ऐसे कच्चे माल का आयात करना चाहता है जो भारत में तो 120 रुपये मिलता है और विदेश में 100 रुपये मिलता है, तो ऐसी स्थिति में देश क्या करता है, कंट्री क्या करती है, गवर्नमेंट उसकी क्या करती है, वो अपने देश के उद्योगों को बचाने के लिए सरकार चाहती है कि कच्चा माल उसको कहती है कि तू यहीं से खरीद और तेरे मूल्य का जो डिफरेंस आएगा ना 20 रुपये, वो गवर्नमेंट तेरे को सब्सिडी के रूप में प्रदान कर देगी। इसी सब्सिडी को ही CCS, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र होते हैं, पेट्रो प्रोडक्ट होते हैं, इन पर भी जो अनुदान है उसमें पहले बहुत ज़्यादा दिया जाता, अब इनमें कुछ कमी कर दी गई है। इसके बाद है मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे उन पे से मूल्य का कंट्रोल जो था उसको हटाने के प्रयास किए गए, यानी कि पहले जो थे गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते थे मूल्य, तो अब वो हट गए हैं और अब इनका जो मूल्य होता है जैसे कि मूल्य नियंत्रण का अर्थ कंपनियों द्वारा सरकारी मूल्य पर ही माल बेचने से है, यानी कि इनके कंट्रोल कुछ हटाने के लिए कोशिश की गई।
जो भी कंपनियां हैं वो सरकारी कुछ रेट फिक्स कर दिया, उस पर ही बेचती हैं। और ये कौन कौन से प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट के लिए ऐसा लागू नहीं होता। मूल्य नियंत्रण हटाने के प्रयास विशेष रूप से खासकर जो खाद होती है, लोहा इस्पात, जो पेट्रो प्रोडक्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड ही है। इन पदार्थों के आयात पर से भी प्रतिबंध हटा दिए गए। पहले आयात नहीं कर सकते थे इन प्रोडक्ट को, और मूल्य के बारे में भी कुछ प्रतिबंध थे तो वो हटा दिए गए हैं। और अब जो भी कंपनियां हैं वो सरकार ने जो मूल्य निर्धारित कर दिया उसी पर ही ये प्रोडक्ट बेचेगी। हाँ, इनका मूल्य अप डाउन हो सकता है अगर इनकी डिमांड और सप्लाई अप डाउन होती है तो। ये थे हमारी 1991 की जो पॉलिसी है, रिफॉर्म है, उसको लागू करने के उद्देश्य से कुछ ये कदम उठाए गए थे जिनको हमने अभी स्टडी किया है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब ये कहते हैं कि अगर सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाए तो उसका व्यवसाय और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करती हूँ। कई बार बच्चे इसको ध्यान नहीं देते इस पॉइंट को, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है कि बढ़ती हुई प्रतियोगिता, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है हर एक व्यवसायी को। अभी प्रतियोगिता केवल एक दो क्षेत्र में नहीं है, सेवा क्षेत्र में, दूरसंचार में, वायु में, बैंकिंग भी, हर एक जो इंडस्ट्री है, हर एक जो बिजनेस है, हर एक बिजनेस के अंदर कंपटीशन जो है दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। और प्रतियोगिता केवल ये नहीं है कि एक कंट्री के ही अंदर होती है, वो देश की सीमा को भी पार कर चुकी है, ग्लोबल रूप उसने धारण कर लिया है। जैसे पहले केवल अपनी कंट्री के अंदर ही प्रतियोगिता होती, आज नई कंपनी से, पुरानी भारतीय कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, और आयात करते हैं उनसे। तो अभी चारों तरफ प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़ती हुई प्रतियोगिता का अनेक कंपनियों पर बहुत सारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे एक रंगीन टीवी बनाने वाली कंपनी थी, बाजार की किसी समय की वो मशहूर कंपनी होती थी वेस्टर्न, आज बाजार में उसकी भागीदारी अगर देखोगे तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता का सामना ही नहीं कर पाई। अपने आप को उसने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया होगा, इस कारण से वो फेल हो गई है, या हम कह सकते हैं कि पिछड़ गई है वो इस क्षेत्र में। इसके बाद आता है मोर डिमांडिंग कस्टमर, ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप आज क्या हुआ है, ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध पदार्थों की पूरी जानकारी मिलने लगी, क्योंकि कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने के कारण हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर को दे, ताकि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे। और इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिससे जो कस्टमर होता है उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध हो जाती है। और पहले क्या था, सूचना का तो अभाव होता था, तो इस कारण जो कस्टमर वस्तुएं खरीदता था वो बिना जांच पड़ताल के ही खरीद लेता था। लेकिन आज वो बिना सूचना के नहीं खरीदता, उसके पास, कस्टमर के पास पर्याप्त सूचनाएं है। इसके कारण ग्राहकों की मांग का क्षेत्र भी बढ़ गया है। अब वो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट और जो भी सेवाएं हैं वो चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। और तो ये नॉलेज मिली किससे, केवल एडवर्टाइजमेंट से। इसके बाद आता है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो, अब केवल कस्टमर ही अवेयर नहीं हुआ है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी दिन दुना रात चौगुना, यानी कि डेली एक नई टेक्निक आ रही है। व्यावसायिक वातावरण के अन्य घटकों की अपेक्षा जो तकनीकी वातावरण में वो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रही है। और इसका कारण क्या है, प्रतियोगिता। आज बाजार में केवल वही कंपनी टिक सकती है जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं देती है, बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आती है। और ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जब कोई कंपनी नई टेक्निक को यूज़ करती है। और नई जो टेक्निक होती है वो आधुनिक मशीनें और उत्पादन प्रक्रिया ही उपलब्ध करवाती है। बड़ी फर्में तो इस वातावरण से जूझ रही है, लेकिन छोटी फर्मों के लिए ये क्या है, खतरे की घंटी है, क्योंकि उनके पास इतने फंड होते नहीं, वो रोज़ रोज़ नई टेक्निक को खरीद नहीं सकते, इस कारण से वो पिछड़ जाते हैं। इसके बाद परिवर्तन की आवश्यकता, नेसेसरी फॉर चेंज। किस में चेंज की आवश्यकता है, आर्थिक सुधारों के लागू होने से पहले व्यवसाय जो थे बिल्कुल शिथिल थे।
अगर एक बार कोई पॉलिसी बना दी जाती थी बिजनेस के लिए, वो लंबे समय तक चलती थी, उसमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन आज जो है स्वतंत्र आर्थिक वातावरण के कारण, यानी कि बिल्कुल फ्री हो गया हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसके कारण बिजनेस के जो बहुत सारे जो हमने इन्वायरमेंट के जो घटक पड़े हैं, इनमें दिन रात परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से अगर हमने एक पॉलिसी बना दी है तो हो सकता है वो 1 ही महीना चले, 1 साल चले। यानी कि अब हर टाइम सिचुएशन को देखते हुए नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या जो पहले से हमारी पॉलिसी बनी हुई है उसमें चेंज करना पड़ता है। तो आज हम कह सकते हैं कोई भी व्यवसाय शिथिर नहीं है, अशिथिर हो गए हैं सारे व्यवसाय, क्योंकि उनमें पॉलिसी में बार बार चेंज करना पड़ता है। इसके बाद आता है विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आज व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो रहा है, और इसका सामना कोई एक साधारण सा कर्मचारी नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? नई नई जानकारियों से लैस ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। और भारत में क्या है, प्रशिक्षित जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी बहुत कमी है। इसी कारण से इसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है, जो स्किल्ड पर्सन है उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। मार्केट ओरिएंटेशन, स्वामियों के विपणन क्रियाओं के संबंध में, जो स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, और जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी होती है उनके संबंध में 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक तो होता है उत्पादन प्रधान और एक होता है बाजार प्रधान। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। स्वामी के 2 दृष्टिकोण होते हैं, किससे रिलेटेड? जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है उनसे रिलेटेड। एक तो वो उत्पादन से रिलेटेड और दूसरा बाजार से। उत्पादन से रिलेटेड जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत पहले उत्पादन किया जाता है और बाद में उसे बेचने के लिए बाजार में जाया जाता है। और दूसरा दृष्टिकोण है वो क्या है? बाजार प्रधान दृष्टिकोण है। इसके अंदर पहले मार्केट का सर्वे किया जाता है और फिर उस मार्केट के सर्वे के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। आज जो है इस टाइम अगर देखें तो हम जो दूसरा दृष्टिकोण है, बाजार प्रधान दृष्टिकोण है, वो ज़्यादा चलन में है। जो पहले था उनकी ये सोच थी कि जैसा भी हम उत्पादन करेंगे ग्राहक स्वीकार कर लेगा, उसको खरीद लेगा। लेकिन आज ये सोच बदल गई है और आज ये माना जाने लगा है कि बिजनेसमैन को वही चीज़ बनानी चाहिए जो ग्राहक चाहते हैं, ना कि वो खुद बना सकता है। अगर वो खुद बना सकता है तो फिर वो ग्राहक उसको एक्सेप्ट करे ना करे, कोई उसकी गारंटी नहीं है। इसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। अब देखो ये पॉइंट आता है, सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, सरकारी क्षेत्र। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम हुआ है, और महत्व कम हुआ है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बजट जो पास होता है हर साल उससे मिलती है। इस बात की जानकारी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में की जाने वाली कमी से मिलती है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री वगैरह जो है उनके लिए बजट में जो अमाउंट है उनमें कमी होती जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका महत्व कम हो गया। और आज जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उन्होंने भी ये जान लिया है कि उन्हें अपना विकास करने के लिए या लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उन्हें खुद के फंड ही कलेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के उनको लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये भी निजी हाथों में चला जाएगा। तो अगर कंक्लूजन के तौर पे हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों का भारतीय व्यवसाय और उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। इनसे जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है उनका सामना किया जा सकता है। भारतीय बाजार जो है आज ग्राहक प्रधान बन गया। ग्राहक प्रधान का मतलब होता है ग्राहक जो वस्तु चाहे बिजनेसमैन वही बनाकर उसको दे। और ग्राहकों के संबंध सुधारने की विधियों को भी अपनाया जा रहा है, जिससे ग्राहक और जो बिजनेसमैन है उनके जो संबंध है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो, वो प्रोडक्ट को आसानी से स्वीकार करें। तो ये हमारा चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट का, आज लास्ट लेक्चर था। स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। Pochissimo, con poi con io.